कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या और उनके हथियार लूटने के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। विकास दुबे समेत 35 लोगों पर हत्या, लूट, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर मुठभेड़ केस में ये एफआईआर दर्ज की गई है। विकास दुबे समेत 35 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लोगों पर हत्या, लूट, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की गई। वहीं कानपुर मुठभेड़ केस में चौबेपुर के दारोगा विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। विनय तिवारी पर मुखबिरी का शक है। बताया जा रहा है कि दबिश के दौरान भी वो सबसे पीछे चल रहा था। यही नहीं, खास धारा के तहत एफआईआर लिखने में भी वो आनाकानी कर रहा था। इसलिए एसटीएफ ने दारोगा विनय तिवारी से पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देर रात कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना से पूरा राज्य दहल उठा। कानपुर और कन्नौज समेत 6 जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया। यह घटना कानपुर के दिकरू गांव में हुई, जहां घात लगाकर पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इस मुठभेड़ ने उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। गलियां खून से लाल हो गईं। घटना में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र कुमार मिश्र की टोपी खून से सनी दिखी। एक तस्वीर में एक जूता भी वहां पड़ा हुआ दिखा। जूते के चारों तरफ खून के धब्बे नजर आए। कानपुर के दिकरू गांव में हुई इस मुठभेड़ के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। सुबह तक पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में रहने वाले लोगों को घरों से निकालकर एक जगह बैठा दिया गया। इसके अलावा जिस मकान की छत से पुलिस पर गोलियां दागी गईं, उस मकान से कुछ दूर खुदाई करने वाली एक मशीन देखी गई। बताया गया कि आरोपियों ने पुलिस पर हमला करने के मकसद से इस मशीन को गली में इस तरह खड़ा किया था जिससे पुलिस की गाड़ियां आगे न जा सकें। देखिए कैसे लगा के बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना सके। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये जेसीबी दिखा रहा है। अब इस जेसीबी लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के मकान में खड़ी 2 गाड़ियों के शीशे भी टूटे नजर आए। अंदर कमरों में सामान बिखरा हुआ देखा गया। मुठभेड़ में खिड़कियां और दरवाजे भी चकनाचूर हो गए। ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहाँ से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का इस शीशा देखिए, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। इस मुठभेड़ में डीएसपी देवेंद्र कुमार मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसके अलावा घायल हुए 7 जवानों में 4 की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस वाले इस घर में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भागे, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहद सकरा रास्ता है और उनको पहले से आभास था कि जब पुलिस घिरेगी तो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से भागेगी और इसी के मद्देनज़र पहले से ही यहाँ पर भी जो बदमाश थे वो मौजूद थे। उत्तर प्रदेश को दहला देने वाली इस घटना में पुलिस के हथियारों की लूट का भी शक जताया गया। शुरुआती जांच में AK-47 राइफल के इस्तेमाल की बात भी सामने आई। वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए। ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन्स से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके लोगों ने घात लगाकर पुलिस पर हमला किया। कहा जा रहा है कि उसे ये खबर पहले ही मिल गई थी कि पुलिस उसके घर पर दबिश देने वाली है, जिसके बाद पुलिस का रास्ता रोकने के लिए विकास दुबे के घर से कुछ दूर खुदाई करने वाली एक मशीन खड़ी कर दी गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ बदमाश मकानों की छतों पर घात लगाकर बैठ गए और पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो मकानों की छतों से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुलिस की टीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस वालों पर हमला करने के बाद विकास दुबे अपने लोगों के साथ फरार हो गया। गांव के कुछ लोग तो इस घटना की आंखों देखी बताते हुए सहम उठे। इधर से एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था, उधर 4 आदमी उतरे, मुंह बंधा था सबका, और बस उस आदमी को मारा और मारने के बाद चले गए। कानपुर में मुठभेड़ में शहीद हुए दारोगा महेश चंद्र यादव का आज रायबरेली में अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और आ रही है। मेरठ में एक गाड़ी में सवार शख्स ने एक पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि एक रिटायर्ड कर्नल के बेटे ने नशे की हालत में पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि पेट्रोल पंप पर 2 लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे और उसी वक्त
एक गाड़ी उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। गाड़ी को अपनी तरफ आता देख दोनों लोग वहां से हट जाते हैं और गाड़ी उनकी कुर्सियों को कुचल देती है। बताया गया कि इसके बाद गाड़ी में सवार शख्स ने वहां की मशीनों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये यूपी की तस्वीर, जहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये जो कार है वो आगे की तरफ बढ़ती है। लोग वहां से डर के भागने की तरफ भी दिखते नजर आते हैं। मेरठ में एक गाड़ी में सवार शख्स ने पेट्रोल पंप पर ये जमकर हंगामा किया। आरोप है कि एक रिटायर्ड कर्नल के बेटे ने नशे की हालत में पेट्रोल पंप पर जो मौजूद लोग थे उनको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि पेट्रोल पंप पर 2 लोग कुर्सियों पर बैठे थे। उसी वक्त एक गाड़ी उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। गाड़ी को अपनी तरफ आता देख दोनों लोग वहां से हट जाते हैं और गाड़ी उनकी कुर्सियों को कुचल देती है। बताया गया कि इसके बाद गाड़ी में सवार शख्स ने वहां की मशीनों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में मुठभेड़ में शहीद हुए दारोगा महेश चंद्र यादव का आज रायबरेली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात उनका पार्थिव शरीर उनके गांव बनपुरवा पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचते ही वहां मातम पसर गया। उनके परिवार और गांव के लोगों की आंखें नम हो गईं। तो गांव में पहुंचा ये पार्थिव शरीर, जैसे ही ये पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा, न सिर्फ उनका परिवार, पूरा गांव शोक में डूबा हुआ नजर आया। कल आपको बता दें, कल ही शहीद हुए थे। कानपुर में जो मुठभेड़ हुई उसी में शहीद हुए थे महेश कुमार यादव। में एक बहुत गंभीर घटना हुई जिसमें पुलिस टीम पे हमला हुआ और हमारे बहुत ही होनहार एसओ साहब महेश चंद्र यादव जी उसमें शहीद हुए, जिसका हम लोगों को सबको बहुत दुख है। बनपुरवा गांव रायबरेली के थाना सरीनी के रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। नए दिशा निर्देशों के तहत मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए डॉक्टरों की मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसके अलावा नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन मरीजों में कोरोना के मामूली लक्षण या लक्षण नहीं होंगे वही होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। मरीजों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना भी जरूरी होगा। इसके अलावा घर में उन्हें दूसरे लोगों से मिलने की भी इजाजत नहीं होगी। तकलीफ बढ़ने और तबीयत बिगड़ने पर मरीजों को तुरंत अस्पताल में जाकर मेडिकल जांच करानी होगी। होम आइसोलेशन की अवधि 10 दिन तक की होगी। 10 दिन पूरे होने के बाद मरीजों को डॉक्टरों को फिर से दिखाना जरूरी होगा। हांगकांग में चीन के नए विवादित कानून के तहत पहला केस दर्ज किया गया। चीन के नए कानून के मुताबिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पाबंदी है, लेकिन एक प्रदर्शनकारी ने नए कानून की परवाह किए बिना अपना विरोध जताया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस के सामने पहुंच गया, जिस पर काले रंग का एक झंडा भी नजर आया। उस काले झंडे पर सफेद रंग से हांगकांग की आजादी की मांग का संदेश लिखा हुआ दिखाई दिया और जैसे ही वो आगे बढ़ा, वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उसका समर्थन किया। हालांकि वो प्रदर्शनकारी थोड़ी ही दूर जा सका क्योंकि आगे पुलिस के कई जवान उसका रास्ता रोकने के लिए पहले से ही वहां खड़े थे। उन्होंने उस प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ नए कानून के तहत केस भी दर्ज कर लिया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ आते ही नावों की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ऐसे में आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है और इसी वजह से लोगों के बीच नावों की मांग बढ़ गई, जिससे नाव बनाने वाले कारीगरों की चांदी हो गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कुछ कारीगर सड़क किनारे नाव बनाने के काम में जुटे दिखे। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में भी कुछ लोग नाव को तैयार करते नजर आए, जबकि कुछ लोग ठेले पर रखकर नाव ले जाते दिखे। हम लोग आए हैं नाव के लिए। बाढ़ के पानी आने से पहले चाहते हैं नाव अपने दरवाजे पे लगा ले। सरकारी नाव का कोई भरोसा नहीं रहता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके की नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी घुसने से कई गांव टापू में बदल गए। गांव आने जाने के सारे रास्ते पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों की जरूरतों को देखते हुए प्रशासन ने गांव वालों को नाव मुहैया कराने का भरोसा दिया। पानी आने के कारण आने जाने में आदमी को असुविधा हो रही है। वहाँ जो सुविधा देने लायक है नाव हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कोलकाता के बाजार में बच्चों के लिए कार्टून वाले मास्क बेचे जा रहे हैं ताकि बच्चे मास्क पहनने में आनाकानी ना करें। बताया गया कि मास्क की बिक्री बढ़ाने और बच्चों को लुभाने के लिए कार्टून वाले मास्क बाजार में उतारे गए हैं। बच्चों के लिए बनाए गए सभी मास्क में कार्टून के अलग अलग किरदार दिख रहे हैं।
दुकानदारों ने बताया कि ऐसे कार्टून वाले मास्क बच्चों को बेहद पसंद आ रहे हैं। ये देखिए, एवेंजर्स हैं, कैप्टन अमेरिका है, इनक्रेडिबल्स भी हैं, साथ ही मोटू पतलू, सुपर मारियो और भी जो कैरेक्टर्स हैं, इनके मास्क बच्चों के लिए धड़ल्ले से कोलकाता की बाजारों में बिक रहे हैं और बच्चे इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब की अगुवाई वाली सेना ने एक तेल भंडार को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। ये तेल भंडार रिहायशी इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले कई लोग भी इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इन हवाई हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान वहां के तेल भंडार को पहुंचा। हमलों के बाद वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। वहां रखा सारा सामान हवाई हमलों में बर्बाद हो गया। चारों तरफ मलबे का ढेर और तेल बिखरा दिखाई दिया। मलबे के अंदर से वहां के कर्मचारी बचे कुचे तेल को उठाकर ड्रमों में भरते नजर आए। रात में हुए हवाई हमलों का धुआं दिन में भी मलबे के अंदर से निकलता दिखाई दिया। तेल भंडार के बगल की कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। धमाकों की वजह से उनकी खिड़कियां टूट गईं। राजधानी में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली बीजेपी ने पार्टी दफ्तर में हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की, जिसके लिए 4 नंबर जारी किए गए, जिन पर सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक फोन करके कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकेगी। लोगों तक कोरोना से जुड़ी सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने 4 डॉक्टर्स को भी रखा। इस हेल्पलाइन को शुरू करने के पीछे दलील ये दी गई कि दिल्ली सरकार ने जो नंबर दिए हैं उनमें कुछ नंबर कई बार मिलते नहीं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। यही वजह है कि पार्टी ने इस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की। दिल्ली बीजेपी ने आज से शुरू की है कोविड हेल्पलाइन। 4 नंबर रिलीज किए गए हैं, जिसमें जो भी मरीज हैं उनको अगर कोई सवाल पूछने हैं, जानकारी चाहिए, तो वो तमाम जानकारी उनको उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कमरा दिखाती हूँ, जिसे फिलहाल इस कोविड हेल्पलाइन का कॉल सेंटर आप समझ लीजिए। यहाँ पर 4 डॉक्टर्स की टीम है जो बैठी हुई है। आप देखेंगे सबके हाथों के आगे सेलफोन्स हैं। सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में ओबीसी समुदाय के आरक्षण का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं देने का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिया कि अगर कोई बिना मास्क बाहर निकलेगा और जरूरी दूरी का ध्यान नहीं रखेगा तो उसे तुरंत घर भेज दिया जाएगा। साथ ही उस पर और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सूरत में कोरोना वायरस संकट बढ़ने के बाद पान गुटखे की दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया। गुटखा खाने के बाद लोगों के कहीं भी थूकने से कोरोना वायरस फैलने के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया। राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना वायरस संकट बढ़ने पर अगले 7 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट मिलेगी। कि बाड़मेर शहर को एक बार उन्हें 7 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए और उसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं, वो व्यवस्थाएं वो खुली रहेंगी। इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम करन का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले खेले जा रहे अभ्यास मैच में उनमें कोरोना वायरस जैसे लक्षण मिलने का शक जताया गया था। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक वायरल वीडियो के साथ दावा किया गया कि गिद्ध की तरह दिखने वाले एक विशाल पक्षी ने समंदर में एक शार्क का शिकार कर लिया। वीडियो में पक्षी अपने पंजों में एक बड़ी मछली को लिए समुद्र किनारे कई फीट आसमान में उड़ता नजर आया। इस बीच पक्षी के चंगुल में फंसी मछली छटपटाती हुई भी दिखी, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये मछली छोटी शार्क है, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि ये शार्क नहीं बल्कि टूना या फिर लेडी फिश है। रिलायंस जियो में निवेश से जुड़ी एक और बड़ी डील हुई। इस बार इंटेल ने रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीद ली और जियो प्लेटफॉर्म्स में 1894 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का ऐलान किया। इस निवेश के बदले इंटेल को जियो में 0.39% हिस्सेदारी मिलेगी। 11 हफ्तों में यह जियो में निवेश से जुड़ी 12वीं डील है, जिसे मिलाकर अब तक जियो में कुल 1,17,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। इन सभी सौदों में कुल मिलाकर रिलायंस जियो की करीब 25% हिस्सेदारी बेची गई।
तुर्की के हेडिक में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 150 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, तभी वहां जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद फैक्ट्री से धुआं उठता दिखाई दिया। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। तभी वहां जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद फैक्ट्री से धुआं उठता दिखाई दिया। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। वहीं फैक्ट्री से काफी देर तक लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस पर हुए हमले पर विपक्ष ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी ने 8 पुलिस वालों की शहादत पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए राज्य के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उन्होंने कानपुर की घटना के खिलाफ मार्च निकाला। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद पुलिस वालों की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पोस्टर पर योगी सरकार के खिलाफ नारे लिखकर अपना विरोध जताया, जबकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपराधियों को जिंदा पकड़ने की मांग की, जिसके जवाब में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को उसका कार्यकाल याद दिला दिया। वो आप कुछ भी ट्वीट करें, प्रदेश की जनता जानती है कि सपा की सरकार थी तो क्या स्थिति थी। सपा की सरकार में जो अपराधी थे सत्ता में थे, कहिए तो सत्ता के लोग ही अपराधी थे। कानपुर की घटना पर भले ही समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेर रही हो, लेकिन हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन की खबर आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया। एक पोस्टर के हवाले से दावा किया गया कि विकास दुबे के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, क्योंकि उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में विकास दुबे की तस्वीर के साथ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर भी नजर आई। इस पोस्टर के अलावा विकास दुबे की एक और तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए। ब्रजेश पाठक पहले बीएसपी में थे और उन्नाव से सांसद थे, और विकास दुबे भी बीएसपी से जुड़ा था। तो भाजपा में रहे 5 साल, एक के बाद फिर वरी के सना आ गए मायावती में, तब फिर एऊ आ गए, तो मर आ गए है नहीं। फिर ये 10 साल थे मायावती में रहे, अब 5 साल थे है सफा में। अमेरिका के लुजियाना में एक छोटे विमान को हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया कि विमान में अचानक आई तकनीकी खराबी के बाद विमान को वापस एयरपोर्ट तक ले जाना संभव नहीं था, जिसके बाद विमान के पायलट ने उसे एक हाईवे पर उतार दिया। पायलट ने विमान को उस जगह उतारा जो खाली था। हालांकि हाईवे की दूसरी तरफ कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी, लेकिन गनीमत रही कि जिस जगह विमान को हाईवे पर उतारा गया वहां दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। बताया गया कि विमान को एयरपोर्ट तक ले जाने में खतरा था, जिसके बाद उसे हाईवे पर उतारने का फैसला किया गया। इस घटना में विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए गए। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी की कवायद तेज हो गई। खबर है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस सिद्धू के साथ विवाद खत्म करना चाहती है और इसीलिए पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को बिजली मंत्री बनाकर या स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी देकर कैबिनेट में वापस ला सकती है। हालांकि इससे पहले सिद्धू बिजली मंत्री बनने से इनकार कर चुके हैं। यही नहीं, जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी वापस ली थी तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक बार फिर चर्चा है कि सिद्धू को इन्हीं दोनों विभागों में एक सौंपा जा सकता है, जिसके लिए मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है और कुछ मंत्रियों का विभाग बदला जा सकता है। तो सिद्धू साहब आते हैं वापस कैबिनेट में, आप वेलकम करें? अरे मैं वेलकम जरूर करूंगा, सेरा डालने जाऊंगा उन्हें। कैप्टन साहब कर रहे हैं उनका वेलकम? अरे सब लोग करेंगे ना, हाईकमान फैसला जब करेगा, जिसका भी करेगा उसके ऊपर सेरा डालते हैं। राजस्थान के कोटा में तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। जिले में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बारिश के साथ तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मोटरसाइकिलें तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकीं और जमीन पर गिर गईं। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। वहीं कई मकान भी तूफान का सामना नहीं कर सके। तेज हवाओं ने बिजली के कई खंभे भी उखाड़ दिए, जिससे कई इलाके में अंधेरा छा गया। विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 31 जुलाई तक जारी रहेगी।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 31 जुलाई तक बढ़ा दी। दिल्ली में पुलिस ने एक बड़ी कंपनी के नाम पर नकली नमक बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 3000 किलो से ज्यादा नमक के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे से चीन बौखला गया और उसने भारत को सीमा पर तनाव नहीं बढ़ाने की गीदड़ भभकी दी। पूर्व स्पिनर अंकित चौहान ने बीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से उन पर लगाए आजीवन प्रतिबंध पर फिर विचार करने की अपील की। बीसीसीआई ने आईपीएल में 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में अंकित चौहान पर बैन लगा दिया था। अमेरिका में एनबीए के 9 और खिलाड़ियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इस बीमारी की चपेट में आने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ियों की संख्या 25 हो गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। पिछले 2 दिनों से वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। सामने आई एक तस्वीर में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी होने लगी, क्योंकि उनके घुटनों तक पानी भर चुका था। चारों तरफ जल जमाव की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बारिश का पानी घरों में भी घुस गया। ऐसी ही एक तस्वीर में एक महिला अपने घर में घुसे पानी को बाहर निकालते हुए दिखाई दी। पानी घर में बहुत घुस गया, इतना घुस गया कि घर में नहीं रह जाता है, तो हम लोग सब बाहर चले आया। खबर है कि सिलीगुड़ी में बहने वाली महानंदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर 32 किलो सोना पकड़ा गया। बताया गया कि ये सोना दुबई से इमरजेंसी लाइट्स की बैटरी में भरकर लाया गया था। एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने दुबई से लाए गए इस सोने को पकड़ा। ये 32 किलो सोना 3 फ्लाइट से लाया गया था। सोने की तस्करी के आरोप में हालांकि 14 लोगों को पकड़ा गया है और इन लोगों से अब पूछताछ भी हो रही है इसके मद्देनजर। धर्मचक्र दिवस पर आज पीएम मोदी बौद्ध विद्वानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज बीजेपी की ओर से कोरोना वायरस पर किए गए काम की जानकारी लेंगे। असम में बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली दंगों में जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आया है। ममता बनर्जी की 21 जुलाई को पहली वर्चुअल रैली होगी। कानपुर मुठभेड़ केस में दारोगा विनय तिवारी से पूछताछ की गई। कानपुर मुठभेड़ के आरोपी विकास दुबे समेत 35 पर केस दर्ज हुआ। कानपुर में शहीद हुए सिपाही राहुल का आज औरैया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद दारोगा महेश चंद्र यादव को आज रायबरेली में अंतिम विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 6,364 नए मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2,520 नए मरीज सामने आए। मुंबई के कई इलाकों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजकोट में आंधी और बारिश की वजह से कई मकान और पेड़ गिर गए। अलीगढ़ में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में मार गिराया गया। दिल्ली में आरटीआई कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में आज नेपाल के पीएम ओली की किस्मत का फैसला होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चीन के खिलाफ भारतीय मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प की घटना और 20 जवानों की शहादत पर अपना विरोध जताया और उनके इस प्रदर्शन में तिब्बती मूल के लोगों के अलावा ताइवान मूल के कई लोग भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने भारतीय सेना के समर्थन में भी खूब नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगे के साथ कई पोस्टर भी नजर आए। वहीं तिब्बत के कई झंडे भी वहां दिखाई दिए। लोगों ने कोरोना के खतरे के बावजूद चीन के विरोध में प्रदर्शन किया। चीन के खिलाफ लोगों का ये प्रदर्शन चीन का बहिष्कार करने की साथ ही साथ यहाँ अपील की गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क की तस्वीरें जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट रद्द हो गया। देश में होने वाले इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया।
खबर है कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जापान को LAC पर चीन की हरकतों की जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस को भी इस विवाद की जानकारी दी थी। बाहरी दिल्ली के बवाना में एक आदमी पर नशे में अपनी मां की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोस में 12 बजे से हम लौट रहे थे और तो फिर उस टाइम पर आवाज आई थी बहुत तेज लाउडली, तो जैसे सिलेंडर फटा इस टाइप की। गृह मंत्रालय ने BSF, CRPF और ITBP समेत कई अर्धसैनिक बलों को एक चिट्ठी लिखी और ट्रांसजेंडरों को भर्ती करने की मंजूरी से जुड़े एक प्रस्ताव पर राय मांगी। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो जल्द अर्धसैनिक बल में ट्रांसजेंडर बतौर अधिकारी नियुक्त हो सकेंगे। कांग्रेस ने पटना की सड़कों पर कई पोस्टर लगाकर बिहार में बारिश का पानी भरने पर नीतीश सरकार पर तंज कसा। इन पोस्टरों में CM नीतीश कुमार को तैरते हुए दिखाया गया, जबकि डिप्टी CM सुशील मोदी उनके कंधे पर बैठे हुए दिखे। पटना के ज्यादातर चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है, सावधान, सुशासन तैर रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसके बाद भारतीय जवानों ने 24 घंटों में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से उनकी पार्टी की सरकार के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। वहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए ये बयान दिया। वो दौर अलग दौर था, ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो 15 साल रहे, वो भी तो बोले थे कि भाई पलायन रोक करके हुआ। तेजस्वी ने जैसे ही ये बयान दिया, जेडीयू को बैठे बैठाए आरजेडी पर हमला करने का मौका मिल गया। आज तक हम लोग यही कहते हैं कि इनके माता पिता का जो राज था 15 साल, उसको जंगल राज से जाना जाता था। जो हम लोग कहते थे उसको आज तेजस्वी यादव जी ने स्वीकार कर लिया। हालांकि आरजेडी ने तेजस्वी यादव के बयान को अलग मायने निकाले और उसे पार्टी की प्रगतिशील सोच का नतीजा बताया। उसको एक यंग लीडर का एक इनोसेंट बयान जो विश्लेषण के आधार पर है, तो सरोकार बदले हैं और हम चाहते हैं कि अब आगे समावेशी तरीके से बिहार का कैसे विकास हो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के घरों पर मातम पसर गया। उस मुठभेड़ में एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जो कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने देर रात कानपुर के दिकरू गांव पहुंचे थे। लेकिन इस मुठभेड़ से उत्तर प्रदेश सहम उठा। इस घटना ने कई परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एसएचओ महेश यादव की शहादत ने उनकी पत्नी और मां को झकझोर दिया। शहीद महेश यादव का बेटा तो घटना पर यकीन ही नहीं कर पाया। मुठभेड़ के दौरान उसने पिता से फोन पर बात भी की थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार की हिम्मत तोड़ दी। शहीद जितेंद्र पाल तो मथुरा में अपने पीछे मां, 3 भाई और एक बहन को छोड़ गए। परिवार और उनके गांव के लोग शोक में डूबे नजर आए। उनके घर वालों को इस घटना से गहरा सदमा लगा। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी और ये सब कुछ देखने के लिए हमको आज ऐसा माहौल मिला। मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों के घर वाले भी बुरी तरह घबरा गए। जालौन में तो घायल कौशलेंद्र प्रताप सिंह की मां ने आरोपी विकास दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। किसकी मां रो रही, किसी के बच्चे रो रहे, किसी की दादी रो रही, किसी की नानी रो रही। जो सरकार बहुत ढील देती है। कानपुर की इस घटना में घायल हुए पुलिस वालों का हाल जानने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। तेलंगाना के एक इलाके में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क टूट गई और इस टूटी सड़क से गुजर रही एक बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। असल में लगातार बारिश होने से इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। हाल ऐसा दिखा कि मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ा इलाका नदी जैसा बन गया और यहाँ पानी के तेज बहाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पक्की सड़क बीच से टूट गई। इस दौरान उस टूटी हुई सड़क से एक बस गुजरती दिखी, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर ने खतरा भांप लिया और बस रोक दी।
वहीं दूसरी ओर बने एक पुल पर कई लोग खड़े होकर इसका वीडियो बनाते दिखे। तो पानी के तेज बहाव की वजह से ये पक्की सड़क है जो आप देख रहे हैं टूट गई है। पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज है वहां पर। गनीमत ये रही कि यहाँ से गुजरने वाले लोग पहले ही स्थिति को भाप गए। एक बस उस रास्ते को पार ही कर रही थी। ड्राइवर वक्त रहते इसका अंदाजा लगा लेता है और गाड़ी को पहले ही रोक देता है। उसके बाद की तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से एक पूरा हिस्सा पानी के तेज बहाव में सड़क का बह गया। चीन से चल रहे सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच पहुंचकर सबको चौंका दिया। लेह में सैनिकों के बीच पहुंचने का कार्यक्रम पहले आर्मी चीफ का था, लेकिन आर्मी चीफ के साथ प्रधानमंत्री भी सरहद के पास पहुंच गए और अचानक सुबह करीब 10 बजे वायुसेना के एक विमान से लेह पहुंच गए। उनके साथ आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रहे। सेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को फौज की तैनाती की जानकारी दी और एक नक्शे पर मौजूदा हालात समझाए। जैसे ही वो जवानों के बीच पहुंचे, देशभक्ति के नारे लगने लगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके भाषण की शुरुआत भी भारत माता की जय के नारों के साथ हुई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए जमीन के टुकड़े हड़पने की चीन की नीति का विरोध किया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई भी की। गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। गलवान की झड़प में जख्मी हुए जवानों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। उन्होंने हर जवान से हालचाल पूछा। जख्मी जवानों में भी प्रधानमंत्री ने जोश भरने की कोशिश की। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को टाइगर बताकर कांग्रेस पर जो वार किया, उससे विपक्ष के कई दिग्गज तिलमिला उठे और उन्होंने सिंधिया पर पलटवार किया। और एक दिन पहले जीतू पटवारी के मोर्चा खोलने के बाद अब दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य को उनके पिता की याद दिलाई और एक जंगल में एक ही शेर होने का कटाक्ष किया। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस की तिलमिलाहट देखकर बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान की होर्डिंग ही लगा डाली। यही नहीं, इस घमासान में दिग्विजय का बयान आते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर एक बार फिर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस जहां भी जाए, मैंने कहा ना कल कि उनको केवल चिंता है कि उनकी कुर्सी खिसक गई। उनको ना जनता की चिंता है और ना कोरोना की चिंता है। उनको तो चिंता है कि कुर्सी कैसे वापस आए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पहले बयान में दिग्विजय के साथ ही कमलनाथ पर भी निशाना साधा था। उन्होंने अपनी इसलिए चुप्पी तोड़ी और सिंधिया पर सियासी सौदेबाजी का आरोप लगा दिया। जनता के बीच में जाएं, बताएं हमने सौदा कैसा किया था और हमें फिर से विश्वास दो, जनता तय करेगी कौन जिंदा है, कौन नहीं जिंदा, कौन हाथी है, कौन घोड़ा है, कौन टाइगर है। ये बातें सब सामने आ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी के उन कामों की समीक्षा करेंगे जो पार्टी ने लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों में किए हैं। इसके लिए बीजेपी की सभी राज्य इकाइयां प्रेजेंटेशन देंगी और ये बताएंगी कि लोगों की मदद के लिए उन्होंने बीते महीनों में क्या किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नमो ऐप पर भी किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना संकट के दौरान लोगों को सैनिटाइजर और फेस मास्क बांटने के अलावा बेरोजगार हुए लोगों को खाना पहुंचाने का काम भी किया। इन सभी कामों की जानकारी बीजेपी की राज्यों की इकाइयां प्रधानमंत्री को देंगी। राजस्थान के झालावाड़ में जिला अदालत में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दो गुट आपस में गुत्थम गुत्थी करते नजर आए और ये मारपीट कोर्ट परिसर में ही हुई, जिसमें जमकर लात घूंसे चलते दिखे। मारपीट की वजह से कुछ देर तक आसपास अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया।
बिहार के गोपालगंज में नदी के तटबंध की मरम्मत का काम बच्चों से कराने का आरोप लगा। गंडक नदी से हो रहे कटान को रोकने के लिए गोपालगंज में तटबंध पर मिट्टी की बोरियां रखने का काम चल रहा है। लेकिन आरोप है कि इस काम के लिए बाल मजदूरी कराई जा रही है। एक बच्चा नदी किनारे मिट्टी की एक बोरी बांधता हुआ भी नजर आया। कुछ और बच्चे भी तटबंध के पास दूसरे मजदूरों के साथ दिखे। बच्चों ने बताया कि तटबंध पर 5-6 बच्चे बोरियां सिलने और उनमें मिट्टी भरने का काम कर रहे हैं। कितना पैसा मिलता है? एक बोरी के 30 रुपया। कितना बोरी सिले अभी तक? अभी गिना नहीं है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियर ने बच्चों से मजदूरी कराने के आरोप को गलत करार दिया। इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने कभी किसी बच्चे को तटबंध पर काम करते नहीं देखा। अगल बगल में घर बना हुआ है, वो खेलने वाले बच्चे सब आकर के वो ऐसा लगे रहते हैं, उसमें लगता है जो काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करना है। कोलकाता के बाजार में बच्चों के लिए कार्टून वाले मास्क बेचे जा रहे हैं ताकि बच्चे मास्क पहनने में आनाकानी ना करें। बताया गया कि मास्क की बिक्री बढ़ाने और बच्चों को लुभाने के लिए कार्टून वाले मास्क बाजार में उतारे गए। बच्चों के लिए बनाए गए सभी मास्क में कार्टून के अलग अलग किरदार नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि ऐसे कार्टून वाले मास्क बच्चों को बेहद पसंद आ रहे हैं। ये देखिए, एवेंजर्स हैं, कैप्टन अमेरिका है, इनक्रेडिबल्स भी हैं, साथ ही मोटू पतलू, सुपर मारियो और भी जो कैरेक्टर्स हैं, इनके मास्क बच्चों के लिए धड़ल्ले से कोलकाता की बाजारों में बिक रहे हैं और बच्चे इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच अब एक अच्छी खबर आ रही है और वो ये कि बहुत जल्द कोरोना महामारी की वैक्सीन कोवैक्सिन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक, देश में मेडिकल साइंस से जुड़ी रिसर्च पर नजर रखने वाली संस्था आईसीएमआर के साथ मिलकर तैयार कर रही है और आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मतलब खबर यह है कि 7 जुलाई से इस दवा का ह्यूमन ट्रायल मतलब इंसानों पर परीक्षण शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर ने ट्रायल को तेजी से करने के लिए कहा है ताकि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सिन तैयार हो सके। So we were working for last 3-4 months, very day and night on this vaccine with the ICMR and National Institute of Virology, Pune. I mean, I can't promise all this timeline, but certainly one thing I can tell you, there will not be any delay from our side as a manufacturing company. अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक वायरल वीडियो के साथ दावा किया गया कि गिद्ध की तरह दिखने वाले एक विशाल पक्षी ने समंदर में एक शार्क का शिकार कर लिया। वीडियो में पक्षी अपने पंजों में एक बड़ी मछली को लिए समंदर किनारे कई फीट आसमान में उड़ता नजर आया। इस बीच पक्षी के चंगुल में फंसी मछली छटपटाती हुई भी दिखी, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये मछली छोटी शार्क है, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि ये शार्क नहीं बल्कि टूना या फिर लेडी फिश होगी। सूरत से कई हीरा कारीगर अपने गांव लौट गए। सूरत में हीरा कारोबार बंद होने के बाद कई कारीगर फिर अपने गांव लौटने लग गए। आज हवे ई कारीगरनो कोण नथी सरकार के नथी कंपनी, तो हवे कारीगरने करवानो शुं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ कारोबारियों ने चीन के सामान का विरोध किया और दूसरे कारोबारियों से भी दिवाली पर चीन से माल नहीं मंगवाने की अपील की। आगे से कोई नया ऑर्डर चाइना को ना दिया जाए और चीन से आयात पूरी तरह से बंद किया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर रहे असीम गुप्ता के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। कुछ दिन पहले डॉक्टर असीम गुप्ता की मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। हमने जो 1 करोड़ रुपए का जो चेक दिया है वो बहुत छोटी राशि है, एक तरह से किसी की भी जान की कीमत नहीं होती। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक बच्ची के गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ा। नाबालिग जो आरोपी हैं उन्होंने नाबालिग जो पीड़िता है उनको ये बातें कही कि आपको कोरोना हो गया है और उसके लिए हमें सुई लगाने आपको लेके जाना है। कोलकाता में कुछ जगहों पर नकली N95 मास्क बेचने के मामले सामने आए। चाइनीज मास्क जो कह लें, जो सस्ते में बिक रहे हैं, धड़ल्ले से कोलकाता की बाजारों में बिक रहे हैं। N95 मास्क के नाम से बिक रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के एक इलाके में कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों के बीच 100 से भी ज्यादा दिनों बाद फुटबॉल के शौकीन मैदान में उतरे, लेकिन एक नए नियमों के साथ। खिलाड़ियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए मैदान में 12 हिस्सों में से मैदान को बांटा गया और खिलाड़ियों के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा बनी नजर आई। नियम ये बनाया गया कि कोई भी खिलाड़ी अपने हिस्से से बाहर नहीं निकल सकता।
बाहर निकला तो पेनल्टी लगेगी। फुटबॉल के जिस खेल में खिलाड़ी बॉल के लिए झपट पड़ते हैं, कोरोना की वजह से उसे खेलने का तरीका ही बदला हुआ नजर आया। खिलाड़ी एक दूसरे से दूरी बनाकर खेलते हुए दिखे। इतना ही नहीं, फुटबॉल टीम में 11 की जगह सिर्फ 5 खिलाड़ी ही खेलें ताकि शहर में लागू वो नियम भी न टूटे जिसमें सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 लोगों के ही जमा होने की इजाजत है। खेल शुरू करने से पहले ही सभी खिलाड़ी सैनिटाइजर से हाथ साफ करते मैदान में पहुंचते दिखे। शिवराज मंत्रिमंडल में विधायक शैलेंद्र जैन को जगह नहीं मिलने से नाराज समर्थकों ने मध्य प्रदेश के सागर में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। इंदौर और देवास से उठती विरोध की ऐसी ही आवाजों के बीच सागर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पार्टी ने सागर की जनता और इलाके के कार्यकर्ताओं का अपमान किया। और अपनी नाराजगी जताने के लिए शैलेंद्र जैन के समर्थक झील के पानी में उतर पड़े। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बीजेपी का झंडा भी नजर आया। विधायक के समर्थकों ने नारेबाजी कर शैलेंद्र जैन को मंत्री बनाने की मांग की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से सागर की झील के आसपास चहल पहल बढ़ गई। बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से बीते कुछ महीनों से यहां सन्नाटा रहता था। राजधानी में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली बीजेपी ने पार्टी दफ्तर में हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की, जिसके लिए 4 नंबर जारी किए गए, जिन पर सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक फोन करके कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकेगी। लोगों तक कोरोना से जुड़ी सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने 4 डॉक्टर्स भी रखे हैं। इस हेल्पलाइन को शुरू करने के पीछे दलील ये दी गई कि दिल्ली सरकार ने जो नंबर दिए हैं उनमें कई बार नंबर मिलते नहीं हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि पार्टी ने इस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की। दिल्ली बीजेपी ने आज से शुरू की है कोविड हेल्पलाइन। 4 नंबर रिलीज किए गए हैं, जिसमें जो भी मरीज हैं उनको अगर कोई सवाल पूछने हैं, जानकारी चाहिए, तो वो तमाम जानकारी उनको उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कमरा दिखाती हूँ जिसे फिलहाल इस कोविड हेल्पलाइन का कॉल सेंटर आप समझ लीजिए। यहाँ पर 4 डॉक्टर्स की टीम है जो बैठी हुई है। आप देखेंगे सबके हाथों के आगे सेलफोन्स हैं। 109 रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने के केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर के ठीक बाहर सड़कों पर निकल आए और अपने संगठन के झंडों के साथ ही पार्टी नेताओं के झंडे और सरकार विरोधी पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लगे। विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर से कमीज उतार डाली, लेकिन कोरोना महामारी के खतरे के बावजूद जब प्रदर्शनकारियों ने आपस में दूरी नहीं बनाई तो पुलिस उन्हें आगाह करती दिखी। 144 यहाँ पे लगा दी गई है और कोरोना महामारी एक वैश्विक रूप ले चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। इसी बीच एक कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों के बीच एक पुतला लेकर पहुंच गया। इस पर एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को पर्यावरण कानून की याद दिलाकर किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं जलाने की हिदायत देता नजर आया। इस हलचल के बीच प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी तेज कर दी और एक प्रदर्शनकारी ने तो कमीज उतारकर प्रदर्शन करने की वजह भी बताई। 100 कुछ ट्रेनें इन लोगों ने प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है देश के अंदर। इसलिए हम लोग सब लोग नंगे होकर यहाँ पे आए। देश हमारे लोग नंगा हो चुका है आज के टाइम। चीन के सिचुआन प्रांत में एक मोटरसाइकिल की एक कार से जोरदार टक्कर हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा आदमी शराब के नशे में था और उसने बीच सड़क पर कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार आदमी हवा में उछलने के बाद कार की छत पर जा गिरा। इस हादसे में मोटरसाइकिल के परखचे उड़ गए, कार को भी बहुत नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चीन के दक्षिणी इलाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लाख लोग बेघर हो चुके हैं। चीन का ये इलाका पिछले कई हफ्तों से खराब मौसम की मार झेल रहा है, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। बाढ़ की डरा देने वाली ऐसी ही एक तस्वीर यूनान प्रांत से सामने आई, जहां एक मकान देखते ही देखते सैलाब में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तक पानी की चपेट में आ गईं। सामने आई एक ऐसी ही तस्वीर में एक भारी भरकम गाड़ी खिलौने की तरह सैलाब में बहती नजर आई। चोंगचिंग में भी ऐसे ही डरा देने वाले हालात नजर आए।
वहां की एक तस्वीर में बाढ़ का पानी एक इमारत की बालकनी से झरने की तरह गिरता दिखा। आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। बारिश और बाढ़ के अलावा जमीन खिसकने की वजह से भी भारी नुकसान हुआ। रास्ते बंद होने से सैकड़ों लोग जहां तहां फंस गए, जिन्हें बचाव दल की मदद से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा करने और कोरोना का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया के 7 अजूबों में शामिल क्राइस्ट द रिडीमर रोशनी में जगमगाता नजर आया। जैसे ही सूरज ढला, प्रोजेक्टर के जरिए ईसा मसीह की प्रतिमा पर उन लोगों की तस्वीरें दिखाई गई जो महामारी के वक्त में भी अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी करते रहे हैं। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस की सबसे बड़ी मार ब्राजील पर पड़ी है। वहां 15 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 62,000 की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में केंद्र सरकार राज्यों की हर मुमकिन मदद करने में जुटी है और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ N95 मास्क और 1 करोड़ PPE किट राज्य सरकारों को मुफ्त दी। PPE किट और N95 मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है। इनमें करीब 8 लाख PPE किट और करीब 13 लाख N95 मास्क अकेले दिल्ली को दिए गए, जबकि करीब 12 लाख PPE किट और 20 लाख से ज्यादा N95 मास्क महाराष्ट्र को भेजे। इसी तरह तमिलनाडु को 5 लाख से ज्यादा PPE किट और करीब 10 लाख N95 मास्क दिए जा चुके हैं। इसके अलावा देश में बने 11,300 वेंटिलेटरों को भी राज्यों के बीच बांटा गया है। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है। नोवाक जोकोविच की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और उनकी पत्नी की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। जोकोविच समेत कई खिलाड़ी एक चैरिटी टूर्नामेंट में खेलने के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। केंद्र सरकार ने बताया कि वो अब तक 2 करोड़ N95 मास्क और 1 करोड़ PPE किट राज्यों को मुफ्त में दे चुकी है। दिल्ली के बवाना में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों से उनके खून का प्लाज्मा लेना जरूरी करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को सभी अस्पतालों से विचार करने का सुझाव दिया। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। मुंबई में एक परिवार ने नानावटी अस्पताल पर उनके एक मरीज से कोरोना वायरस के इलाज के लिए 18 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया। इस मामले में परिवार ने अस्पताल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शाहिद अफरीदी की पत्नी और दोनों बेटियां कोरोना वायरस से ठीक हो गईं। अफरीदी ने अपने प्रशंसकों का दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने से जुड़े नए कानून के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही वहां पर संविधान संशोधन पर हुई वोटिंग के नतीजे आए थे, जिसमें 78% लोगों ने पुतिन के आगे भी राष्ट्रपति बने रहने का समर्थन किया, जिसके खिलाफ राजधानी मॉस्को में सेंट्रल स्क्वायर के सामने खड़े होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर लेकर नए कानून के विरोध में अपने गुस्से का इजहार करते दिखे। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो अपने हाथों में वहां का संविधान भी पकड़े नजर आए। हंगामा बढ़ने का अंदेशा होते ही पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। मॉस्को की ही तरह सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ लोगों ने पुतिन के आगे भी सत्ता में बने रहने पर अपनी नाराजगी जताई। वहां भी लोग पोस्टरों और संविधान की किताब के साथ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने संविधान संशोधन पर हुई वोटिंग पर सवाल खड़े किए। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन कानून पर 25 जून से 1 जुलाई यानी एक हफ्ते तक लोगों से चुनाव के जरिए उनकी राय मांगी गई थी, जिसमें महज 22% वोट ही नए कानून के विरोध में पड़े। चीन से तनाव के बीच कल पीएम मोदी ने लद्दाख में LAC के पास मीमू फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। वहां पीएम मोदी ने सिंधु दर्शन पूजा की। पीएम मोदी ने नदी में नारियल चढ़ाया और इसके बाद फूलों से सिंधु दर्शन पूजा की। यही नहीं, पीएम मोदी ने वहां गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में घायल हुए जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया।
तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख गए थे, वहां पर वो जवानों से भी मिले और क्या स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है उसको जानने के लिए खुद वो वहां पहुंचे और दौरा किए। हालांकि उससे पहले राजनाथ सिंह को पहुंचना था, लेकिन वो ऐन वक्त पर जानकारी मिली कि उनका दौरा रद्द हो गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि उसको पोस्टपोन किया गया है। अब इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल पहुंचे हैं तो जवानों का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया। राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों ने फिर से हमला कर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। लेकिन इस बार टिड्डियों का दल पाकिस्तान सीमा से दूर अलवर और उसके आसपास के इलाकों में पहुंच गया और लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब टिड्डियां रिहायशी इलाकों में घुस गईं। टिड्डियों के हमले की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में टिड्डियों का झुंड एक मोहल्ले के ऊपर उड़ता दिखाई दिया, जिससे बचने के लिए लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया। सड़कों पर तो सन्नाटा पसर गया, देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कर्फ्यू लगा हो। एक दूसरी तस्वीर में लाखों की संख्या में टिड्डियां आसमान में उड़ती दिखाई दी, मानो टिड्डियों ने आसमान पर कब्जा जमा लिया हो। इसी तरह की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें टिड्डियों का झुंड पेड़ों के ऊपर मंडराता नजर आया। इस बीच कुछ महिलाएं और बच्चे टिड्डियों को भगाने के लिए थाली पीटते दिखाई दिए। अलवर की तरह करौली में भी पाकिस्तान से पहुंची लाखों टिड्डियों ने अपना डेरा जमा लिया, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों की मदद से अभियान चलाकर टिड्डियों का सफाया किया। एक पेड़ के नीचे तो मरी हुई टिड्डियों का ढेर नजर आया। रात भर सारी टीमें टीम भावना से कार्य करते हुए बहुत अच्छा कार्य किया, जिससे ये सारी फसल बच पाई है। ये फसल बच पाना संभव नहीं था। यही नहीं, टिड्डियों के खात्मे के बाद कृषि विभाग के अधिकारी इलाके का मुआयना करते भी दिखे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक कोरोना संदिग्ध को पकड़ने गई पुलिस को उस मरीज ने ही दौड़ा लिया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। और इस वीडियो में एक पुलिस वाला कोरोना के संदिग्ध मरीज को समझाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन अचानक वो आदमी भड़क गया और उसने पुलिस वाले को ही दौड़ाना शुरू कर दिया गया। बताया गया कि कोरोना संदिग्ध नशे का आदी था और जब उसे क्वारंटीन करने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो वो उन्हीं से उलझ पड़ा। अमेरिका के अटलांटा में एक पुलिस वाले ने राहगीर की साइकिल की मदद से भाग रहे एक आरोपी को दबोच लिया। हत्या का यह आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला था, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच वो साइकिल सवार भी वहां आता दिखा, जिसे रुकवाकर उस पुलिस वाले ने उससे साइकिल मांग ली और फिर उसी साइकिल से आरोपी का पीछा शुरू कर दिया। सामने आए एक वीडियो में वो पुलिस वाला तेजी से साइकिल चलाते हुए आरोपी के पीछे भागता नजर आया। हालांकि आरोपी के भागने की खबर मिलते ही पुलिस की एक और टीम भी उसके पीछे लग गई थी, जिसने भाग रहे आरोपी को दबोच लिया और फिर उसे साइकिल सवार पुलिस वाले के हवाले कर दिया। दिल्ली दंगों में जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी खालिद सैफी को सिंगापुर से पैसे भेजे गए जो उसके एनजीओ के खाते में ट्रांसफर हुए थे। जांच में यह भी पता चला कि खालिद सैफी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान फंड जुटाने के मकसद से जाकिर नाइक से वो मुलाकात भी उसने की थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के एक मास्टरमाइंड खालिद सैफी को बीते महीने गिरफ्तार किया था। कोरोना संकट की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में बूढ़े और बीमार लोग बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। इन लोगों में महामारी के इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है और इसी बात का ख्याल रखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग बैलेट पेपर के जरिए मतदान करेंगे। इसके अलावा ये सुविधा गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और गर्भवती महिलाओं को भी मिलेगी। चुनाव आयोग के इस कदम से मतदान केंद्रों पर कम भीड़ लगेगी और लोग कोरोना से बचते हुए घर बैठे वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग की इस पहल की राजनीतिक पार्टियों ने भी तारीफ की और इस फैसले पर अपनी सहमति जताई। यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम ने अलीगढ़ हाईवे पर इनामी बदमाश बबलू को मार गिराया। बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2016 में हाईवे पर लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। साथ ही मां बेटी के साथ गैंगरेप भी किया था। इस घटना से पूरा देश दहल गया था। बबलू को उस कांड का मुख्य आरोपी बताया जाता है। बबलू पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले बदमाश बबलू पर 10 केस दर्ज थे। एसटीएफ टीम को बबलू के बारे में सुराग मिला और वो अलीगढ़ हाईवे पर गए, जिसके बाद पुलिस की बबलू के गैंग से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में गैंग के बदमाश बबलू को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहाँ पे कुछ बदमाश पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया है और हमारा पुलिस ने उसके जवाबी फायरिंग किया है। लगातार फायरिंग हुई थी
गाड़ी में कई राउंड दोनों तरफ फायर हुआ। पहचान किया है, ये एक बदमाश है, उसका नाम बबलू, वो जनपद हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, नंगला एक्सप्रेस गांव का रहने वाला है। अमित शाह ने बाढ़ से निपटने की रणनीति पर बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून में बाढ़ से निपटने के लिए एक बैठक की। बैठक में अलग अलग प्रदेशों में बाढ़ से निपटने के तरीकों और राज्यों की जरूरतों को पूरा करने पर बात हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की कोरोना वायरस से नोएडा में मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही उनका दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। फिक्सिंग मामले में लगा बैन खत्म होने के बाद श्रीशांत आईपीएल 2021 में खेलने के लिए आवेदन करेंगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिनों से चर्चा यह भी है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं। इससे पहले कोरोना वायरस संकट से निपटने के तरीकों पर भी प्रधानमंत्री की आलोचना हुई थी। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक टैंकर का ड्राइवर पीने के पानी में अपनी चप्पलों और पैरों को धोता दिखाई दिया, जिसकी हरकत को एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बताया गया कि पानी का टैंकर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई बोर्ड का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। चीन की जियांगसू में एक महिला एक ट्रक की चपेट में आ गई। ये महिला सड़क के किनारे खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे उस ट्रक का दरवाजा उसके सिर पर गिर पड़ा। इससे पहले सड़क के किनारे खड़ी वो महिला किसी से फोन पर बात करती दिखी, लेकिन तभी वो ट्रक वहां से गुजरा, जिसके पिछले हिस्से का एक दरवाजा खुलकर उसके सिर पर गिर गया। चोट लगते ही वो सड़क पर गिर पड़ी और बुरी तरह कराहने लगी। महिला को घायल देख आसपास मौजूद लोग तेजी से उसकी तरफ दौड़े और उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगे। हादसे के कुछ देर बाद ट्रक को भी पकड़ लिया गया। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में हमीरपुर गांव में आरटीआई कार्यकर्ता रमेश मान की अज्ञात हमलावरों ने पीट कर हत्या कर दी। रमेश मान ने एग्रीकल्चर लैंड में कंस्ट्रक्शन की शिकायत हाईकोर्ट में लगाई थी और उसी को लेकर विवाद चल रहा था। बताया गया कि हमीरपुर गांव के रहने वाले रमेश मान अपने घर के आगे बैठे थे, तभी कुछ लोग एक कार में सवार होकर आए और आते ही रमेश मान के ऊपर लोहे की डंडों से हमला शुरू कर दिया। रमेश मान के हाथ और पैर पर डंडों से वार किए गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। गुजरात के बनासकांठा